कहानी जरायम की आज की कड़ी में कहानी एक ऐसे दरिंदे की जिसने 3 राज्यों में 30 बलात्कार, 19 मर्डर और दर्जनों लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन यह फिर भी पुलिस के शिकंजे से बचता रहा। आखिर क्यों इस अपराधी की वजह से एक पुलिस कांस्टेबल को आत्महत्या करनी पड़ी? कैसे वो एक हाई सिक्योरिटी जेल को तोड़कर भाग निकला? और क्यों इस अपराधी को फांसी की सजा नहीं हो पाई? जानेंगे आज की कहानी में। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दरअसल 3 जुलाई 2000 को तमिलनाडु के पेरंदाहल्ली नामक जगह पर रहने वाली श्यामला नाम की 45 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि घर के करीब ही रहने वाले जयशंकर ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी, और जब वो उसके साथ बलात्कार नहीं कर पाया तो उसने उसकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन श्यामला किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रही और उस महिला ने चीख चिल्लाकर आसपास के लोगों को जमा कर लिया, जिसके बाद महिला की इज्जत और जान तो बच गई, लेकिन मौका मिलते ही जयशंकर वहां से भाग निकला। जब इस केस की जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस ने ढुलमुल रवैया अपनाया और वो उसे पकड़ नहीं पाई, और इसके बाद आम लोगों को पुलिस की इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ी। जुलाई और अगस्त के दौरान तमिलनाडु के 3 अलग अलग जिलों में कम से कम 12 महिलाओं से रेप और हत्या के मामले अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए, लेकिन पुलिस ने अपना सुस्त रवैया छोड़ा ही नहीं। इन पुलिस थानों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। केस में पैटर्न का मिलान तक नहीं किया गया। जांच बड़े ढीले ढाले तरीके से चल रही थी और अपराधी खुलेआम घूम रहा था। पुलिस को शुरुआत में लगा कि शायद ये महज इत्तेफाक होगा कि 1 महीने के भीतर 12 महिलाओं की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, लेकिन जांच में ये पता चला कि 12 महिलाओं की हत्या लगभग एक ही अंदाज में की गई थी। हालांकि तब तक पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि इन सारी घटनाओं के पीछे जयशंकर का ही हाथ था। पुलिस ढीली ढाली कोशिश करती रही कि किसी तरह आरोपी को पकड़ लिया जाए, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही थे। अभी और कुछ वक्त बीता ही था कि आसपास के जिलों से 6 और महिलाओं के बलात्कार के बाद हत्या की खबर सामने आई। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं सेक्स वर्कर और ढाबों पर काम करने वाली महिलाएं थी। इसी बीच 23 अगस्त 2009 को एक 39 वर्षीय महिला पुलिस कांस्टेबल को अगवा कर लिया गया और उसके बाद बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस महिला पुलिस कांस्टेबल का नाम एम जयमणि था। इस महिला पुलिस कांस्टेबल की पोस्टिंग कंगायम पुलिस स्टेशन में थी, लेकिन क्योंकि उन दिनों इस इलाके में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का दौरा होना था, तो कुछ दिनों के लिए इस महिला कांस्टेबल को पेरुमल्लनूर पुलिस स्टेशन में बंदोबस्त की ड्यूटी के लिए बुलाया गया था। इस घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। जो पुलिस सुस्त रफ्तार से काम कर रही थी, अचानक उनमें तेजी आ गई। इलाके में कोहराम मचा हुआ था और पूरे तमिलनाडु का पुलिस महकमा महिला कांस्टेबल की तलाश में लगा हुआ था, लेकिन महिला कांस्टेबल का कोई अता पता नहीं लग रहा था। खोज करते करते 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया और 19 सितंबर को सड़ी गली हालत में एम जयमणि की लाश पुलिस को मिली। अब कत्ल के पैटर्न का मिलान करने के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था कि हो ना हो इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है। और जब पुलिस ने कड़ियों को आपस में मिलाया तो एम जयशंकर का नाम सामने आया, और आगे की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि महिला कांस्टेबल के अपहरण, बलात्कार और हत्या की घटनाओं में जयशंकर के साथ ही
पी मोहन सेल्वम नाम का व्यक्ति भी शामिल था। मोहन सेल्वम के अलावा 2 और लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन इस बार भी पुलिस जयशंकर को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इस नाकामयाबी के बाद स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई और फिर स्पेशल टास्क फोर्स ने 29 अक्टूबर को जयशंकर को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोयम्बटूर सेंट्रल जेल में बंद किया गया था। इस समय तक उस पर तिरुपुर, सलेम और धर्मपुरी में बलात्कार और हत्या के 13 अलग अलग मामलों के आरोप लगाए गए थे। उसने पुलिस के सामने कबूल किया था कि महिलाओं के साथ बलात्कार करने और उन्हें मारने से पहले उन्हें यातना देने में उसे मजा आता था। मतलब ये सोचने वाली बात है, लेकिन वो खुद अपने मुंह से ये बात कबूल कर रहा था। महिलाओं की चीख उसे सुकून देती थी। 17 मार्च 2011 को जयशंकर को हत्या के मुकदमे के लिए धर्मपुरी की एक फास्ट ट्रैक अदालत में ले जाया गया। सिपाही एम चिन्नास्वामी और राजा वेलू को उसे वापस कोयम्बटूर ले जाने के लिए सौंपा गया, लेकिन रास्ते में जयशंकर सालेम बस स्टैंड पर लगभग 9:30 बजे उनकी कस्टडी से भाग गया। अपनी फजीहत और बेइज्जती से परेशान होकर 19 मार्च को कांस्टेबल चिन्नास्वामी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन ये सच था। यहां से जयशंकर कर्नाटक भाग गया, जहां उसने अगले 1 महीने के दौरान बेल्लारी में ही 6 महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी। उसने धर्मपुरी में एक शख्स और एक बच्चे को भी मार डाला। उसे पकड़ने के लिए पूरे तमिलनाडु और कर्नाटक में जगह जगह उसके पोस्टर लगाए गए। 4 मई 2011 को कर्नाटक के एक गांव में एक महिला से उसने मदद मांगी। महिला ने उस पर तरस खाकर उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया, लेकिन वो उस महिला का ही रेप करने की कोशिश करने लगा। महिला ने जब शोर मचाया तो वो पकड़ा गया। यहाँ खुद गांव वालों ने ही उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। सन 2011 में गिरफ्तारी के बाद जयशंकर को बेंगलुरु के परप्पाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में रखा गया। उसे 27 साल जेल की सजा भी सुनाई गई थी। यहाँ उसकी मानसिक बीमारी का इलाज भी चलता रहा। एक न्यूज रिपोर्ट बताती है कि सन 2013 में वो इस जेल की 20 और 30 फुट ऊंची दीवारों को फांद कर भाग निकला था। इसके लिए उसने बाकायदा प्लान बनाकर गेट की डुप्लीकेट चाबी और दीवार फांदने के लिए लंबे लंबे बांस का भी इंतजाम किया था। इस घटना के बाद पूरे जेल स्टाफ को निलंबित करके जांच बैठा दी गई। कर्नाटक के सभी पुलिस स्टेशनों को रेड अलर्ट जारी किया गया और महिलाओं से सुनसान इलाकों में सावधान रहने के लिए आग्रह किया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए जानकारी देने वाले शख्स को 5 लाख रुपए का बड़ा इनाम देने की घोषणा की गई। पुलिस ने जयशंकर के अलग अलग फोटोग्राफिक प्रोफाइल के साथ 5 भाषाओं में, जैसे कि हिंदी, कन्नड़, मराठी, तमिल और तेलुगु, इन 5 भाषाओं में 10,000 वांटेड पोस्टर्स और लगभग 75,000 पर्चे छपवाए। कर्नाटक के अलावा ये पोस्टर और पर्चे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में भी बांटे गए। पुलिस की ऑलरेडी बहुत किरकिरी हो चुकी थी और अब पुलिस अपने नाम पर और इल्जाम नहीं लेना चाहती थी और हर कीमत पर इस अपराधी को पकड़ना ही चाहती थी। पुलिस ने जयशंकर को 6 सितंबर 2013 को एक मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया।
जयशंकर को सजा काटने के लिए सेंट्रल जेल बेंगलुरु भेजा गया। यहां उसे 24 घंटे 7 दिन सीसीटीवी की निगरानी में और अतिरिक्त रोशनी के साथ ही एक उच्च सुरक्षा कक्ष में रखा गया। उसके सेल का लॉक भी इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो उसकी पहुंच से बाहर हो। यह निर्णय लिया गया कि किसी भी बीमारी के मामले में उसे अस्पताल ले जाने के बजाय उसकी सेल के अंदर ही उसके इलाज का इंतजाम किया जाए। 25 फरवरी 2018 को जयशंकर ने बेंगलुरु सेंट्रल जेल से एक बार फिर से भागने की असफल कोशिश की। इस कोशिश के बाद उसे एकांत कारावास में रख दिया गया। इसके बाद 27 फरवरी को उसे शेविंग के लिए जेल में नाई के पास ले जाया गया, जहां से उसने एक पुराना ब्लेड चुरा लिया और फिर रात में उसी ब्लेड से अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली। जेल के कर्मचारियों ने अपनी दैनिक विजिट के दौरान रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास उसे खून से सना पाया। उसे प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की गई। इसके बाद उसे विक्टोरिया अस्पताल भी ले जाया गया, जहां सुबह 5:10 पर उसे मृत घोषित कर दिया गया और इस तरह एक खूंखार रेपिस्ट और हत्यारे का अंत हो गया। साइको शंकर एक पारिवारिक इंसान से मनोरोगी कैसे बन गया, कोई नहीं जानता। अगर सही वक्त पर मानसिक बीमारियों का इलाज न हो तो कोई भी इंसान जरायम के दलदल में फंस सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में भी कोई विचार हो तो कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं। हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात जरायम की अगली कहानी के साथ।